मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया। तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया। मोदी सब बहाना, इनकी आंखों में हम खटकते हैं। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है। ये वो शेर है जो गुलाम नबी आजाद ने राज्यसभा से विदाई लेते वक्त पढ़ा था। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है। कितनी लंबी होगी? सवेरा तो आई, विंटर में जरा लंबी होती है, तो लंबी है गम की शाम, मगर शाम ही तो है। ये शेर इस समय के हालात पर बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। गुलाम नबी आजाद को उम्मीद थी कि कांग्रेस के लिए जो अंधेरे का दौर है उसकी सुबह होगी, लेकिन जब पार्टी के बड़े चेहरे ही तमराज किलविश की तरह अंधेरा कायम करने में लगे हों तो क्या हो। गुलाम नबी आजाद की उम्मीद टूटी, पार्टी से रिश्ता टूटा, हाथ का साथ छूटा। बहुत कुछ कहना चाहते थे, पहले पत्र लिखा और आज बोलते हुए मन की भड़ास बयां कर दी। कहा घर से मुझे निकलने के लिए मजबूर किया गया। घर यानी कि कांग्रेस पार्टी। सुनिए। घर वालों ने घर छोड़ने पे मजबूर किया, और जहां घर वालों को लगे कि ये आदमी नहीं चाहिए और आदमी को भी लगे कि यहाँ हमको पराया समझते हैं, तो अकल आदमी, मंद आदमी का काम है कि वो घर छोड़ के निकल जाए। अब जो पार्टी से जाता है उसे पार्टी के लोग गद्दार कहते हैं, कोई ना कोई आरोप लगाते रहते हैं। लिहाजा गुलाम नबी आजाद पर भी कांग्रेस के नेताओं ने पीएम मोदी का एजेंट होने का आरोप मढ़ दिया, लेकिन गुलाम साहब ने इसका क्या जवाब दिया, सुनिए। नरेंद्र मोदी या बीजेपी से वो मिले हैं जो नरेंद्र मोदी का सपना पूरा किए। मैंने पूरे हाउस में, लोकसभा में, पूरी दुनिया के सामने स्पीच करने के बाद उनसे गले मिलते हैं और कहते हैं हमें कुछ नहीं है तुम्हारे मुताबिक, हमारा दिल साफ है। वो मिले हैं कि मैं मिला हूं। आज गुलाम साहब की बात से तमाम लोगों को मिर्ची लगी होगी। प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ में आजाद ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवा देते हैं। जो स्पीच मोदी साहब ने की, उसने मेरे लिए नहीं लोया कि गुलाम नबी जाएगा हाउस से तो मेरा खाना हजम नहीं होगा। उसने एक घटना के बारे में बात की। शुक्र करिए, मैं मोदी साहब को समझता था बड़ा क्रूड आदमी है, शादी नहीं की है, बच्चे नहीं है, बीवी है, तो इसको कोई परवाह नहीं होगा। लेकिन कम से कम इंसानियत तो उसने दिखाई। जब मैं चीफ मिनिस्टर था कश्मीर में और गुजरात की टूरिस्ट बस पे गाड़ी के अंदर, नॉर्मली गाड़ी के बाहर लगता है ग्रेनेड, शीशा खुला था तो ग्रेनेड गाड़ी के अंदर बस्ट हुआ, तो लोग ऑन स्पॉट मर गए। किसी टांग नहीं थी, किसी की यहाँ नहीं थी, जख्मी हो गए। तो जब सीएम का गुजरात का फोन आया तो आई वाज क्राइंग, रो नहीं रहा था, क्राइंग जोर जोर से, तो मैं रो रहा था। तो मोदी साहब ने फोन मेरे ऑफिस वालों ने कान में दिया, तो मैंने कहा भाई मैं बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने आवाज मेरे रोने की सुनी, तो फिर मैंने उनको यही कोई कहा तुम उनको बताओ मैं अभी बात नहीं कर सकता, मुझे पहले इनकी टांगें बाजू जमा करने दो, अस्पताल में इनकी स्टिचिंग करने हैं, जो बच्चे हैं उनको इलाज करना है, जख्मी हुए हैं। फिर दिन भर वो किया। फिर सीएम दिन भर फोन करते थे, कितने मरे, कितने जख्मी होंगे, कैसे भेज रहे हो। पीएम से मैंने जब फोन किया कि मुझे 2 जहाज चाहिए, एक में जख्मी भेजने हैं और एक में मुझे जिंदा ये लाशें भेजनी। जब मैं 4 बजे फिर उनको सियाफ करने गया जहाज में, तो लोगों ने फिर रोना, मेरी टांगें, नाराजगी नहीं दिखाई ना। किसी बच्चों ने कहा मेरे बाप दे दो, पिताजी दे दो, किसी ने कहा मेरे पति दे दो या बीवी दे दो। तो मैं फिर फूट के रोया, जो किसी की टेलीविजन ने दिखाया भी। फिर उस वक्त पीएम ने आया, ये सीएम गुजरात का फोन आया, अरे स्टार्ट हो गया। मैं बोल नहीं सकता, उसी चौक में मैं जब रहा था तब देखा। उसको देखकर उन्होंने किया कि कौन सी बुरी बात, कि मेरे लिए नहीं, उस घटना का वो उसने बताया। ये मैंने कल दोबारा सुनी स्पीच, उसमें कहा कि जैसे इनके परिवार का कोई आदमी गुजर गया, तो वो उस घटना पर रो रहा था। और मैं जब उसका ये सुना रहा था
कि क्यों रोए ये, तो मुझे वो दृश्य याद आया, मैं भी रोना शुरू किया। तो ना वो मेरे लिए रोए ना मैं उनके लिए रोया, हम दोनों उस गुजरात की जो हमारी भाई बहनें मारे गए थे उस दुखद घटना को याद कर रहे थे। मोदी तो बहाना है, गुलाम पर निशाना लगाना है। कांग्रेस की इस सोच का भी आज गुलाम साहब ने पर्दाफाश किया। मोदी सब बहाना, इनकी आंखों में हम खटकते हैं जिस दिन से हमने वो G23 की लेटर, क्योंकि ये कहते थे कि हमको कोई लेटर लिखना नहीं चाहिए, हम तो कानून से पढ़े हैं, हम पार्टी सिक्योरिटी से पढ़े हैं, कांग्रेस जीरो भी आएगा तो भी कोई नहीं पूछेगा। जब हमने चैलेंज किया उनकी फंक्शनिंग का, वर्किंग का, हमारे इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, 25 साल से वर्किंग कमेटी नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमेटी नहीं हुआ, कमेटियां नहीं है, वो उस दिन से खटक रहा था। उसके बाद बहाने से बहाना करते करते इस स्टेज, और उसके बाद कई मीटिंगें हुई, एक सजेशन भी हम लोग उनकी नहीं माने। हम लोगों ने तो उसी जब लेटर लिखा था, जब मिसेस गांधी के घर में मीटिंग हुई शाम को, 10 हमारे लोग 10, हमने तो उसी में स्पष्ट कर दिया था। मैं पौना घंटा बोला था और अपनी तरफ से सबको बोला था, हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें जनरल सेक्रेटरी चाहिए, हमें पार्टी प्रेसिडेंट नहीं चाहिए, हमें EICC में कोई पद ही नहीं चाहिए। जो शख्स कांग्रेस का कभी फेवरेट था, जिसकी रणनीति ने कांग्रेस को सफलता दिलाई, आखिर ऐसा क्या हुआ कि बंगाल और असम समेत जब 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उन्हें स्टार प्रचारक की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। आपने तमाम बातें सुनी होंगी, लेकिन गुलाम साहब ने खुद इसके बारे में क्या कुछ कहा, आइए हम ये भी सुन लेते हैं। मैं इंदिरा गांधी के जमाने से स्टार कैंपेनर, 20 साल पहले तक उसको स्टार कैंपेनर नहीं कहते थे, उसको नेशनल कैंपेन कमेटी, उसका मेंबर होता था। जब मैं यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट आसी, तब से मैं कैंपेन कमेटी का मेंबर होता था, तब मैं यंगेस्ट था, फिर स्टार कैंपेन। नतीजा ये हुआ कि बंगाल, असम और केरला, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कश्मीर को छोड़कर इन्हीं 3 स्टेटों में, 35% असम, 32% केरला, 29-30% बंगाल। तो पहली दफा 40 साल में मैं उस कमेटी का भी मेंबर नहीं था, 40 दफा पहले। और क्या आया? बंगाल में 0 आया, असम में चली गई, और केरल में 60 साल के बाद हम हार गए। तो क्या उन्होंने पाया? कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। क्या कांग्रेस एक खंडहर मकान की तरह है, जिसका रंग रोगन या मरम्मत कोई करना ही नहीं चाहता, या यूं कहें कि घर का मालिक ही इसकी अनदेखी कर रहा है? सुनिए क्या कहा गुलाम नबी आजाद ने। कागज की बिल्डिंग बनाओगे, इतनी छत ब्लॉक से लेकर नेशनल लेवल तक, तो कागज की बिल्डिंग या तो आग से जल जाएगा या हवा से जल जाएगा। उसमें सीमेंट नहीं है कहीं, उसमें है ईंट नहीं है, दीवार नहीं है। तो ऐसे इलेक्शन से करने का क्या फायदा? ये फार्स है। नंबर 2, बैंक टूट गया, बैंक में कुछ नहीं है। अब जनरल मैनेजर चेंज करने से क्या, वो खिड़की और दरवाजे का, अलमारियों का बैंक जनरल मैनेजर हो गया ना। जब बैंक में नया पैसा नहीं है, कांग्रेस की हालत यही है, कांग्रेस में कोई है नहीं, वो सब भाग गए दूसरी पार्टियों में। सिंधिया, जितिन प्रसाद, RPN सिंह समेत तमाम ऐसे नेता हैं जो एक समय कांग्रेस की बैकबोन हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी का किला मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इन नेताओं को लेकर गुलाम नबी आजाद ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको ये भी सुनवा देते हैं। ज्योतिराव सिंधिया, उसका बाप मेरा दोस्त था, मेरा जितिन भाई का लड़का, वो तो 40 का भी नहीं था, यूनियन मिनिस्टर था, वो ओल्ड था। RPN सिंह, वो भी तो राजीव गांधी का, यहाँ राजस्थान वो क्या कहते हैं, हमारे हिमाचल का जो पहले ऑल इंडिया प्रेसिडेंट था यूथ कांग्रेस का, और फिर राहुल जी ने उसको PCC प्रेसिडेंट बनाया,
वो ओल्ड था, वो भी राहुल गांधी की। आपने अभी ये जो नए लड़के राजस्थान यहाँ गुजरात से लाए थे 30-30 साल के, वो ओल्ड थे, वो भी राहुल गांधी ने पिकअप किए थे, वो क्यों भाग गए? आपके आसाम की लड़की जो ऑल इंडिया महिला सुष्मिता देव, ऑल इंडिया, उसके बाप हमारे कुलीग थे, वो राहुल गांधी की कुलीग थी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट होकर वो भागी। तो सबसे ज्यादा तो भागे हैं वो राहुल टीम भागी है। हम तो राहुल टीम नहीं थे, तो हम तो इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी टीम थे। हम तो अब अपनी पार्टी बनाई, हम भागे नहीं। टीम तो सबसे राहुल गांधी टीम भागी है, और वो जब कुछ उसकी उम्र के हैं, कुछ उसकी। अब एक सवाल है कि गुलाम नबी आजाद आगे क्या करेंगे। चलिए ये जवाब भी उनसे ही जान लेते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर जो कि कभी भी इलेक्शन किसी मोमेंट होगा, तो जम्मू कश्मीर का तो हम तुरंत अभी दौरा भी शुरू करेंगे। कब जाएंगे सर, कब नई पार्टी ऐलान करेंगे? नहीं, पार्टी किस दिन लाएंगे, लेकिन मेरे अपने टूर शुरू हो, बनाएंगे पार्टी तो वो दुनिया को पता चलेगा। तो ये थी वो मुख्य बातें जो आज गुलाम नबी आजाद ने कहा है। अपने भाषण में सोनिया गांधी को उन्होंने मिसेज गांधी कहकर संबोधित किया। आप समझ सकते हैं कि गांधी परिवार के कभी खास माने जाने वाले गुलाम नबी आजाद राहुल और सोनिया गांधी से कितने नाराज हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।